सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब इंटरस्टार्स। वेलकम 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 टू दिस रिवीजन सेशन ऑफ SQC1 SA 220, यानी जो क्वालिटी एंड एथिक्स वाला पार्ट है आपके इंटर ऑडिट का। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस रिवीजन। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा। बस आप अपने नोट्स और क्वेश्चन बैंक लेके साथ में बैठ जाइए एंड हियर द रिवीजन वीडियो बिगिंस। वीडियो को बिना लाइक करे नहीं देखना, वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दे वीडियो को लाइक करके, एंड यस, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द रिवीजन। सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन, जहां हम सर बात करेंगे क्वालिटी की। कहीं ना कहीं जो भी ऑडिटर अपना काम करता है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। और ऑडिटर ही क्यों, कोई रिव्यू करे, कोई बाकी अश्योरेंस एंगेजमेंट करे, कोई रिलेटेड सर्विस करे, सब में क्वालिटी होनी चाहिए। और ये क्वालिटी की बात कौन से स्टैंडर्ड्स करते हैं, ये क्वालिटी की बात कौन से स्टैंडर्ड्स करते हैं, कैसे हम इन चीज़ों के साथ डील करना है, ये सारी बातें आज की इस रिवीजन में हम करेंगे। तो सबसे पहले सर बात करते हैं ऑडिट की ही बात कर लेते हैं। चलो ठीक है। ये कहते हैं ऑडिट का पर्पस क्या है। सर ऑडिट का पर्पस है रीजनेबल अश्योरेंस देना। अश्योरेंस का मतलब है कॉन्फिडेंस। तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देते हो यूजर्स को अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस सर। मुझे एक बात बताना, अगर आपको कॉन्फिडेंस देना है तो क्या आपका ऑडिट बेकार क्वालिटी से होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी से? अच्छी क्वालिटी से। तो ये कहता है कॉन्फिडेंस देने के लिए क्वालिटी इज एसेंशियल। ऑडिट क्वालिटी इज एसेंशियल टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस इन द इंडिपेंडेंट अश्योरेंस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर। ठीक है सर। तो पहली बात, कॉन्फिडेंस देना है। कॉन्फिडेंस के लिए क्या जरूरी है? क्वालिटी जरूरी है। और अगर क्वालिटी जरूरी है तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना काम क्वालिटी के साथ करे। अब सर इतनी क्वालिटी क्वालिटी हो रही है, तो ये क्वालिटी की बात करता कौन है? स्टैंडर्ड्स करते हैं। हमें इतना पता है कि अगर हम अपना काम एज पर स्टैंडर्ड्स करें तो क्वालिटी मिलेगी। तो ये कह रहे हैं दो स्टैंडर्ड्स है जो क्वालिटी की बात करते हैं, SQC1 और SA 220। SQC1 का दिल बड़ा है, ये पूरी फर्म पे अप्लाई होता है। इट इज अ क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म्स। अगर क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स है तो इट अप्लाइज टू द इंटायर फर्म। इंटायर फर्म का मतलब है फर्म जितनी भी सर्विसेज देगी सब पे क्वालिटी चाहिए, चाहे ऑडिट करे, चाहे रिव्यू करे, चाहे अदर अश्योरेंस दे, चाहे रिलेटेड सर्विस करे। इट डील्स विद ऑल द एंगेजमेंट। ठीक है सर। जबकि मैं बात करता हूं SA 220 की, बड़ा सेल्फिश है, ये सिर्फ ऑडिट की बात करता है। इट डील्स विद क्वालिटी कंट्रोल फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी डील्स विद ऑडिट एंगेजमेंट ओनली। बात समझ आ रही है? आ रही है सर। अब मैं इन दोनों को लिंक करूंगा। तो सर मैंने इनको लिंक करने के लिए आपको एक एग्जांपल बताया कि सपोज अगर मेरी जो फर्म है वो कहती है आप जितनी भी अश्योरेंस सर्विस दोगे, ऑडिट, रिव्यू, अदर अश्योरेंस, सब में आपको इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है। तो मैंने जो फर्म की गाइडेंस थी, जो फर्म का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम था, उस सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ऑडिट के लिए एक पॉलिसी बना ली कि जो भी ऑडिट की एंगेजमेंट होगी उसमें एंगेजमेंट पार्टनर और उसकी टीम इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो क्वालिटी कंट्रोल फॉर सिस्टम होता है ना एज पर SQC1, उसी के बेसिस पे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट आर डिसाइडेड। कहीं ना कहीं क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के बेसिस पे हम अपनी ऑडिट की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बना देते हैं। ठीक है सर। और लास्ट में आप एक कंक्लूजन लाइन लिख सकते हो। और ऑडिट में भी क्वालिटी के लिए एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है। और कंक्लूजन लाइन क्या है? कहीं ना कहीं SQC1 का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, इसी के ऊपर SA 220 की पॉलिसीज खड़ी हैं। ऐसा बोलो, जो SQC1 का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है दैट इज द प्रीमाइस, इसी प्रीमाइस के बेस पे, सारे बच्चे समझना, ये जो SQC1 का प्रीमाइस है, इसी के बेस पे SA 220 की पॉलिसीज खड़ी हैं। तो इसको अंग्रेजी में लिखते हैं SA 220 इज प्रीमाइज्ड किसके बेसिस पे? SQC1। So SA 220 is premised on the basis that firm is subject to SQC1। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है सर। इसी के ऊपर आपका जो प्यारा प्यारा ICAI है, उसने क्वेश्चन पूछ रखा था that SA 220 is premised on the basis that firm is subject to SQC1। तो इसी लाइन को आपने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले क्वालिटी की बात करना, क्वालिटी जरूरी है ताकि यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ सके। इसके लिए ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना काम पूरी क्वालिटी से करे। फिर मैंने कहा क्वालिटी के लिए दो स्टैंडर्ड आएंगे, SQC1 और SA 220। मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैंने क्या बोला, जो SQC1 क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बना के देता है ना, उसी के बेसिस पे SA 220 की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बनाई जाती हैं। ठीक है सर। और यहां पे रिस्पॉन्सिबल कौन है ऑडिट क्वालिटी में? एंगेजमेंट पार्टनर। और आखिरी में आप कंक्लूड क्या करोगे? आखिरी में हम बस इतना कंक्लूड करेंगे, SA 220 किसके बेस पे खड़ा है? SQC1 के बेस पे खड़ा है। SA 220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस दैट फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC1। क्या ये प्यारा प्यारा क्वेश्चन सबको रिवाइज हो गया? मजा आ गया सर। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, हम इस क्वालिटी वाले चैप्टर में दो स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, SQC1 और SA 220। SQC1 का नाम क्या बताया था? क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म, जो क्या परफॉर्म करती है? भरतनाट्यम नहीं सर,
ढेर सारी सर्विसेज, जो जो आपको नाम याद है सारे बोल दो। ऑडिट रिव्यू के अलावा अदर अश्योरेंस सर्विसेज हो गई एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। ऐसे 220 किस पे लगती है? क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट के अलावा किसी की बात नहीं करेंगे। क्वालिटी वाली बात मैंने आपको बता दी। अब SQC1 का ऑब्जेक्टिव क्या है? बड़ा सिंपल है कि जो भी फर्म और उसके लोग हैं ना, दे शुड कंप्लाई विद PRL रिक्वायरमेंट। PRL रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट। जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट्स है, सबसे कंप्लाई करके चलो। और अगर आप सबसे कंप्लाई करोगे तो आपकी रिपोर्ट बढ़िया बनेगी। देन योर रिपोर्ट विल बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस। आप सही ओपिनियन दे पाओगे। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। अब क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का क्या मतलब है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाना। कुछ आइटम्स है इनके रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाना, जिसमें आज के इस रिवीजन सेशन में A और B आपके साथ कवर करने वाला हूं। फिर इन्होंने एक छोटी सी बात की, इसको बस समझ के चलना कि जो भी फर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज बनाएगी उनको छुपा के नहीं रखना, लोगों को बता देना ये पॉलिसीज है, इनसे कंप्लाई करना है। और अगर आप लोगों को बताओगे तो वो भी आपको फीडबैक देंगे और उस फीडबैक के बेसिस पे आप चीजें इंप्रूव करके चल सकते हो। पहली पॉलिसी मैंने आपको कौन सी बताई सर? आपने हमको बताई लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। अब ये जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी आपको दो तरीके से देखना पड़ेगा, फर्म लेवल पे, ऑडिट एंगेजमेंट लेवल पे। तो जब मैं बात करता हूं फर्म लेवल की, तो फर्म का काम क्या था सर? एक इंटरनल कल्चर बनाना है। फर्म के अंदर एक भावना होनी चाहिए, सब लोग क्वालिटी से काम करें। सो वी वांट टू प्रमोट अ इंटरनल कल्चर दैट क्वालिटी इज एसेंशियल टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। अब सवाल आता है सर ये काम कौन करेगा? अब सवाल आता है ये काम कौन करेगा? तो मैंने कहा ये फर्म का CEO करेगा। जो फर्म का CEO या मैनेजिंग पार्टनर है उसको मैंने अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है तेरे जिम्मे डाल दिया मैंने। ठीक है सर। अब ये जो बंदा है ना, ये लोगों को मोटिवेट करेगा, ये लोगों को इंस्पायर करेगा, ये लोगों को इंकरेज करेगा कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर से आना चाहिए क्वालिटी के साथ काम करना। बाहर से आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। देयर शुड बी अ इनर कल्चर कि हम अपना क्वालिटी से काम करें। अब सर एक बात बताओ, ये जो बंदा है ये कैसा होना चाहिए? इसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो मैंने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। ये पूरे ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। यस सर, ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन। तो इसके अंदर 3 क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस होगा तो इसको काम आएगा भी और करवाना भी आएगा, यानी इसके अंदर एबिलिटी भी होगी। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एबिलिटी भी होनी चाहिए, और तभी लोग इसकी सुनेंगे, यानी इसके अंदर अथॉरिटी होनी चाहिए। तो आपको ना फर्म वाले केस में बस 3 बातें ध्यान रखनी है। सारे बच्चे जल्दी से बताओ क्या? फर्म का काम है एक इंटरनल कल्चर ऑफ क्वालिटी बनाना। ये कौन बनाएगा? CEO या मैनेजिंग पार्टनर। ये जो CEO और मैनेजिंग पार्टनर बनवाएगा, ये कैसे बनवाएगा? लोगों को मोटिवेट करके, लोगों को इंस्पायर करके कि एक इनर कल्चर ऑफ क्वालिटी लेके आओ। ठीक है सर। अब इसके अंदर 3 क्वालिटीज क्या होनी चाहिए इस बंदे के अंदर? एक्सपीरियंस, एबिलिटी और अथॉरिटी। डन 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 सर। इसके बाद हमने बात करी ऑडिट की। सर ये जो ऑडिट है इसकी क्वालिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी? एंगेजमेंट पार्टनर को, क्योंकि यही तो बंदा है जो ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करता है। अरे यही तो बंदा है अभिजीत ए डमले, इन्होंने ही तो रिपोर्ट पे साइन किया है। हाँ, तो अगर रिपोर्ट में कोई भी गड़बड़ निकली, ऑडिट में कोई भी गड़बड़ निकली, किसका गला पकड़ेंगे? सर एंगेजमेंट पार्टनर का गला पकड़ेंगे। तो यही पॉइंट आपको यहां पे कहने की कोशिश कर रहा है दैट एंगेजमेंट पार्टनर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब सर इसकी जो हरकतें होंगी और इसके जो मैसेजेस होंगे, जो भी इसके एक्शंस होंगे और इसके मैसेजेस होंगे, इसका काम है एम्फसाइज करना क्या? कि भाई क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे दिल पे हाथ रख के बताओ, इस क्वालिटी से कम लाने के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ता है? वो जो दोनों प्यारे प्यारे मीठे मीठे वर्ड्स थे ना, आई वॉन्ट टू लिसन दोज वर्ड्स इन द चैट बॉक्स राइट नाउ। सर बाहर वाली, अंदर वाली, हमें 2 रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। कौन कौन सी? बाहर वाली और अंदर वाली। सर बाहर वाली का क्या मतलब है? जो भी मार्केट में स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है, जो भी मार्केट पे लॉज और रेगुलेशंस अवेलेबल है, उनसे कंप्लाई करके चलो। यानी द वर्क शुड कंप्लाई विद द PRL रिक्वायरमेंट। PRL का क्या मतलब है? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। क्योंकि एक ऑडिटर को कंपनीज एक्ट से भी कंप्लाई करना पड़ता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से भी कंप्लाई करना पड़ता है, और ये फर्म के अंदर थोड़ी बनते हैं, बाहर बनते हैं।
सर फर्म के अंदर क्या बनता है? इन बाहर वाली रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करने के लिए फर्म के अंदर बनती है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो हमें इससे भी कंप्लाई करना है। तो जब आप बाहर वाली से और अंदर वाली से कंप्लाई करोगे तो क्या मैं बोल दूं आपकी रिपोर्ट ठीक निकलेगी? हाँ, यही तो ऊपर पढ़ाया था, यही तो रिपोर्ट पढ़ाया था कि अगर आप इन पीआरएल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करोगे तो रिपोर्ट विल बी एप्रोप्रिएट। यही सेम टू सेम बात यहां लिख रखी है, इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। क्या तीनों बातें हो गई? हाँ सर। और अगर इसमें कोई गड़बड़ है, तो कोई भी बंदा शिकायत लगा सकता है बिना किसी डर के कोई भी ऊपर वाले को शिकायत लगा सकता है, यानी एबिलिटी टू रेज द कंसर्न्स विदाउट एनी फियर ऑफ पनिशमेंट। बिना किसी रिप्राइजल के डर के, बिना किसी पनिशमेंट के डर के यू कैन रेज योर फियर। और आखिरी में क्या बोलेंगे? क्वालिटी इंपॉर्टेंट ही नहीं, जरूरी भी है। जो क्वालिटी है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं, जरूरी भी है। क्वालिटी इज ऑल्सो एसेंशियल इन परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। जल्दी से सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स पे लिखो डन डना डन डन। क्या आपको लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सारे पॉइंट्स क्लियर है? फटाफट बता दो मित्रों। एक क्वेश्चन एमटीपी सितंबर 24, दूसरा एमटीपी मई 24 में आईसीआई ने पूछा हुआ है। डन है ये वाला पार्ट? यस सर। अब सर एक बात बताओ, मैंने फिर आपको पढ़ाई थी एथिकल रिक्वायरमेंट। फटाफट एथिकल रिक्वायरमेंट रिवाइज करेंगे। मुझे बताओ एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? मुझे बताओ एथिकल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? सर एथिकल रिक्वायरमेंट का मतलब है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यानी वो क्वालिटीज जो हर प्रोफेशनल में होनी चाहिए। तो तुम कहना चाहते हो ये वो क्वालिटीज है जो कोई भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए? कहीं ना कहीं ये वो क्वालिटीज है जो कोई भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए। आंसर इज यस। सर कोई प्रोफेशनल का क्या मतलब है? सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। बातों बातों में टेक्निक बता दी याद रखने की। सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है अगर वो तुमको मैसेज भेजती है तो स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्त को मत दे देना। यू शुड रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पे हम पर्सनल रिलेशन की बात नहीं कर रहे, प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशन की बात करेंगे। तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है इन प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशन, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट करना है। अब सर इसके 3 एग्जांपल क्या थे? लॉ ने कहा है, क्लाइंट ने कहा है और हमारी मजबूरी है। से विद मी। लॉ ने कहा है, क्लाइंट ने कहा है और हमारी मजबूरी है। लॉ ने कहा है मतलब इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट कहता है अगर कोई फ्रॉड मिले 1 करोड़ या उससे ज्यादा का जो कंपनी के एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स ने किया है तो आपको बताना पड़ेगा। इसी तरह क्लाइंट ने कहा है, यानी इट इज परमिटेड बाय द लॉ एंड ऑथोराइज्ड बाय द क्लाइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज हमारी मजबूरी, यानी इट इज अवर प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज द मैटर। तो ये 3 अपन ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है सर। इसके बाद आता है प्रोफेशनल बिहेवियर। ओ सॉरी, मैंने कहा था कोई भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया। सारे बच्चे मुझे बताओ ओ से क्या होता है? सी से तो कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, ओ से क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी। योर डिसीजन शुड बी योर डिसीजन, किसी और का डिसीजन नहीं होना चाहिए। आपकी जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो आप ही की होनी चाहिए, उसको कॉम्प्रोमाइज मत करो। किसकी वजह से? डोंट कॉम्प्रोमाइज योर प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ योर ओन बीसी। बीसी का मतलब था बायसनेस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपकी बायसनेस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आप अपने डिसीजन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ सम थर्ड पार्टी। कहीं ऐसा ना हो आपके साले साहब ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते वक्त आप अपनी वाइफ के बारे में सोच रहे हो कि यार मेरी वाइफ तो मेरे को छोड़ेगी नहीं अगर मैंने अपने साले साहब के बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती निकाली। तो वाइफ के इन्फ्लुएंस में गलत काम मत कर जाना। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज योर प्रोफेशनल जजमेंट अगेन बिकॉज ऑफ योर ओन बीसी। ओन बीसी का मतलब है ओन बायसनेस, ओन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ सम थर्ड पार्टी। गॉट इट सर। सर कोई में कॉन्फिडेंशियलिटी भी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी भी हो गया। आई का मतलब क्या था? आई का मतलब है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब शुभम सर। इंटीग्रिटी मतलब शुभम सर, यानी सीधी बात, नो बकवास, एकदम सच्चा इंसान। सो बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब है ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर का मतलब है इंप्लाइज फेयर डीलिंग। आपने कोई भी गलत काम नहीं करना। दूसरी बात, आपने ट्रुथफुलनेस के साथ आगे बढ़ना है। प्लस कभी भी किसी रिपोर्ट के साथ एसोसिएट नहीं होंगे जहां पे एरर या ओमिशन है। एरर या ओमिशन या तो मटीरियली फॉल्स इंफॉर्मेशन है, या फिर जो इंफॉर्मेशन है वो बिना चेक करे करके आपने रिपोर्ट कर दी, नेग्लिजेंटली काम किया है, या फिर इट ओमिट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। अगर ऐसा कोई केस है तो फिर इंटीग्रिटी की कमी है। डील डन सर। कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया। अब ये प्रोफेशनल वाले 2 पॉइंट्स क्या थे?
पीसीडीसी। पीसीडीसी का क्या मतलब है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। मैं इन दोनों को ना बांट देता हूं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब है अटेन एंड मेंटेन, अटेन एंड मेंटेन योर नॉलेज एंड स्किल्स। अगर मार्केट में कोई अमेंडमेंट आ रही है तो वो भी आपको सीखते रहनी चाहिए, तभी आपकी नॉलेज मेंटेन रहेगी। अगर मार्केट में कोई नया कोर्स आ रहा है, अगर मार्केट में कोई नई सॉफ्टवेयर आ रहा है, तो वो सब आपको आना चाहिए अगर आपके काम की चीज है। सो अटेन करना काफी नहीं है, मेंटेन भी करनी है नॉलेज एंड स्किल्स। ड्यू केयर का मतलब है एक्ट डिलीजेंटली। डिलीजेंटली मतलब सावधानी से काम करेंगे, टाइम पे काम करेंगे। यू शुड डू योर वर्क केयरफुली एंड ऑन टाइमली बेसिस। तो बड़ा सिंपल है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब अटेन एंड मेंटेन योर नॉलेज एंड स्किल्स। ड्यू केयर का मतलब है डिलीजेंटली एज पर द स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ठीक है सर। अब डिलीजेंटली का क्या मतलब है? सावधानी से टाइम पे काम करके दे दो। गॉट इट सर। इसी के अंदर एग्जांपल्स वगैरह थोड़े ध्यान रखना कि अगर क्लाइंट को आप प्रॉपर एडवाइस नहीं दे पा रहे, ठीक है, अगर आपने क्लाइंट को प्रॉपर एडवाइस नहीं दी या फिर आपने अपनी रिपोर्ट टाइम पे सबमिट नहीं करी, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ पीसीडीसी। सर अब अगला लास्ट क्या रह गया? प्रोफेशनल बिहेवियर। तो अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट घूस लेता हुआ पकड़ा जाता है, ब्राइब लेता हुआ पकड़ा जाता है, तो इससे प्रोफेशन की बदनामी होती है। तो अगर प्रोफेशन बदनाम होगा, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। तो ये कह रहा है कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशन एंड अवॉइड एनी कंडक्ट। कोई भी ऐसी हरकत मत करना जिससे प्रोफेशन की बदनामी होती है, डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। गॉट इट? पांचों के पांचों क्वालिटीज सबको क्लियर है? हाँ सर। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स हमको क्लियर है, पांचों क्वालिटीज क्लियर है। कोई भी प्रोफेशनल में होती चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। अब मुझे बताओ, ये जो इंडिपेंडेंस की 5 क्वालिटीज हैं, क्या इसके ऊपर कोई थ्रेट्स भी आ सकते हैं? फटाफट बता दो मित्रों, क्या इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे कोई थ्रेट्स आ सकते हैं? हाँ सर, आ सकते हैं। उन्हीं थ्रेट्स के बारे में हमने बात करी थी यहां पे, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। यस और नो? यस सर। पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स पे लिखो रेडी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। अब सर ये थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस क्या है? पता है मार्केट में एक ड्रिंक आती है, क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, जैसी आप वो ड्रिंक पीते हो, जो आपका पूरा ब्लड है ना, वो प्यूरिफाई हो जाता है। ओ सर, इस ड्रिंक का नाम सुना सुना तो लग रहा है, बड़ी कड़वी ड्रिंक होती है। हाँ, इस ड्रिंक का नाम है साफी। ये आपके ब्लड के जितने भी थ्रेड्स हैं सब खत्म कर देती है। अब सर साफी का क्या मतलब है? एस फॉर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। तो जब भी आपकी फर्म का, आपके पार्टनर का या किसी एसोसिएट का फाइनेंशियल इंटरेस्ट रहेगा, जब भी किसी का फाइनेंशियल इंटरेस्ट रहेगा ऑडिट क्लाइंट में, तो उसको बोलेंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। ओके सर। अब इसके एग्जांपल बड़े सिंपल हैं, एकदम फ्लो में चल सकते हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? कोई लोन और गारंटी में। मेरे को ऑडिट कंपनी से, जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूं, उससे क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है? जो फीस मिलती है। तो फीस वाले 2 पॉइंट ध्यान रखना, एक ही क्लाइंट से 80% ऑफ द फीस आ रही है, एक ही क्लाइंट से 60% ऑफ द फीस आ रही है, यानी यू हैव हाई डिपेंडेंस। कहीं ना कहीं हाई डिपेंडेंस है ऑन द फीस, और क्योंकि आप ज्यादा डिपेंडेंट हो, आपको डर लगता है, हर घड़ी हर पल आपको डर लगता है कहीं ये क्लाइंट चला ना जाए, तो हाई डिपेंडेंस ऑन द क्लाइंट। सेकंड पॉइंट कहता है कंटिजेंट फीस। जैसा ओपिनियन वैसी फीस, आपकी फीस फिक्स्ड रही है। तो अगर फीस फिक्स नहीं है तो दैट इज ऑल्सो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। एंड लास्ट में कहता है और क्या तरीका होता है पैसे कमाने का? सर बिजनेस करने का या जॉब करने का? या तो बिजनेस करने का या जॉब करने का, तो कहता है बिजनेस रिलेशन है या फिर पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट है। गॉट इट सर। तो ये आपके सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो जाते हैं। अब सर आपने कहा था साफी करके कोई थ्रेट है, तो सेल्फ इंटरेस्ट हो गया। अगला थ्रेट कौन सा है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगला वाला थ्रेट है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट में कुछ नहीं होता, 2 पॉइंट्स आते हैं। ये कहता है आप रिव्यू कर रहे हो अपनी कोई जजमेंट और कंक्लूजन इन द प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट में रिव्यू क्या होता है? बेसिकली जो भी ऑडिट टीम काम करती है, उसका काम कोई EQCR रिव्यू करता है, जो नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा। ठीक है सर। नॉन ऑडिट एंगेजमेंट कौन सी है? जो ऑडिटर नहीं दे सकता। ये वही है जो आप सेक्शन नंबर 144 में पढ़ते हो। ठीक है सर, जिसमें वो आता है ना, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग सर्विसेज, उसके बाद एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज। यस सर, यही सारी सर्विसेज जो आप सेक्शन 144 में करते हो, ये सब आप नहीं दे सकते। ठीक है सर। इसके अलावा ये कहता है अगर आपकी ऑडिट टीम मेंबर, अगर आपका जो ऑडिट टीम मेंबर है ये पहले क्लाइंट का पार्ट था, तो बेसिकली क्या हुआ, जो क्लाइंट का डायरेक्टर या ऑफिसर था वो फुदक के अगर ऑडिट टीम का पार्ट बन गया, तो दिस इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्यों? क्योंकि हम ये मान के चलते यहां पे इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, और अभी जब ये ऑडिट टीम का पार्ट बन गया तो अभी उन्हीं को रिव्यू कर रहा है, तो दिस इज अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तो अगर क्लाइंट का कोई
सीनियर बंदा यानी सीनियर एम्प्लॉय या डायरेक्टर, ये अब ऑडिट टीम का पार्ट है, तो दिस इज अगेन अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड का पार्ट हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल में पहला पॉइंट तो सेम ही है, दूसरे पॉइंट में कह रहा है ऑडिटर इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज दैट आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट। तो ऑडिट में सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर ऑडिटर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है और उसी को चेक कर रहा है, दिस इज अगेन अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड। क्या ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर साफी में दो एस तो हो गए, सेल्फ रिव्यू हो गया, सेल्फ इंटरेस्ट हो गया। ए से क्या था? एडवोकेसी थ्रेड। एडवोकेसी का क्या मतलब है? आप क्लाइंट के लिए वकालत कर रहे हो, आप क्लाइंट का जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट कर रहे हो इस कदर दैट योर ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब आप क्लाइंट के लिए बायस्ड हो गए हो। सर इसके दो एग्जांपल बताना। डीलिंग इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी, मैं इन्वेस्टिंग नहीं कह रहा, इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर्स में तो सेल्फ इंटरेस्ट है, बट अगर आप क्लाइंट के शेयर्स को प्रमोट कर रहे हो, लोगों को बोल रहे हो तुम लोग खरीद लो, तो फिर आप बायस्ड हो, आपका एडवोकेसी थ्रेट है। और एडवोकेसी से तो मैच कर रहा है एडवोकेट, तो अगर आप क्लाइंट के लिए एडवोकेट एक्ट कर रहे हो इन एनी लीगल केस, तो भी एडवोकेसी थ्रेट है। अगर आप क्लाइंट के लिए कुछ मार्केटिंग कैंपेन्स कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, अगेन क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हो, तो अगेन इट इज अ एडवोकेसी थ्रेट। और लास्ट के दो थ्रेट आ गए हैं, सब खुश हो गए, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। साफी में क्या आएगा? एफ फॉर फेमिलियरिटी, आई फॉर इंटिमिडेशन। फेमिलियरिटी थ्रेट मतलब आपने कोई रिश्ता बनाया है, ऐसा रिश्ता बनाया कि क्लाइंट को लॉस होता है, रोते आप हो, यानी यू हैव फॉर्म्ड रिलेशन वेयर द क्लाइंट एंडिंग अप बीइंग टू सिंपैथेटिक। अब आप बहुत सिंपैथाइज करने गए हो क्लाइंट के साथ, तो फिर ये फेमिलियरिटी थ्रेट है। अब फेमिलियरिटी थ्रेट के एग्जांपल तो बड़े आसान थे, चार तरह के रिश्ते। सर कौन कौन से रिश्ते थे? खून का रिश्ता, फर्म का रिश्ता, टाइम का रिश्ता, गिफ्ट का रिश्ता। कम ऑन, खून का रिश्ता, फर्म का रिश्ता, टाइम का रिश्ता, गिफ्ट का रिश्ता। बच्चा कह रहा है क्या मैं एग्जाम में भी ये काम कर दूं जो ऊपर लिखा है सेम एज अबव? तो फिर एग्जामिनर भी कहेगा हाँ, मार्क्स भी वही दिए, सेम एज अबव, ऊपर भी नहीं दिए नीचे भी नहीं दिए। ऐसे हरकतें नहीं कर सकते, ठीक है, दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी, बट ऐसे इतना डायरेक्टली बहुत कम चांस है, एक पूछ ले कि डायरेक्ट ही बता दो ये। वो जनरली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछता है, जो मैं अभी इस रिवीजन में कवर कराऊंगा। तो ये कहते हैं रिलेशनशिप्स एंडिंग अप बीइंग टू सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट इंटरेस्ट। तो ब्लड का रिश्ता क्या था? आपका कोई रिलेटिव क्लाइंट का सीनियर एम्प्लॉय है। फर्म का रिश्ता क्या था? पहले आपकी फर्म का पार्ट था, अब क्लाइंट की फर्म का पार्ट है। तो सर आप ये कहना चाहते हो जब क्लाइंट का बंदा फर्म में आता है तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट, क्योंकि वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के यहां ऑडिट कर रहा है। बट अगर फर्म का बंदा क्लाइंट में जाता है तो रिश्ता है, तो फिर ये फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा। हाँ, फिर आता है टाइम का रिश्ता, लॉन्ग एसोसिएशन विद द क्लाइंट, एंड लास्ट में आ जाता है गिफ्ट्स का रिश्ता। अगर आपको क्लाइंट ने कोई सिग्निफिकेंट गिफ्ट दिया है, रोलेक्स की वॉच दे दी, डायमंड दे दिए, कोई और ही महंगी चीज़ दे दी, या हॉस्पिटैलिटी दी है, हॉस्पिटैलिटी मतलब आपके लिए कोई टूर प्लान कर दिया 3 नाइट्स 4 डेज वाला, तो फिर ये फेमिलियरिटी थ्रेट बन जाएगा। और आखिरी में आता है इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेट करना मतलब डराना, धमकाना, सामने वाले को रोकना फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। सो इफ द ऑडिटर इज डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, तो ये क्या है? इंटिमिडेशन थ्रेट। तो इसमें कोई दो ही चीज है, ऑडिटर पे थ्रेट क्रिएट करो, बेचारे को प्रेशर आ जाएगा। थ्रेट का मतलब क्या है? सर सबसे पहला थ्रेट है तेरे को निकाल दूंगा, दूसरा थ्रेट क्या है? तेरे पे केस कर दूंगा, तीसरा क्या है? तीसरा कहता है अपनी फीस कम कर क्योंकि मैं तेरे से काम भी कम कराऊंगा। तो यानी कहीं ना कहीं फीस इज लो, तो उसके भी प्रेशर आ रहा है टू रिड्यूस द ऑडिट वर्क। अब सर इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हमारे पास है, फटाफट एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था सर? एक सीए त्रिपाड़, ठीक है सर, ये एक्सटर्नल ऑडिटर था किसी फर्म का जिसका नाम है लैब ऑफ नेचर। ये जो फर्म है ये क्या करती है? टूरिज्म सर्विसेज देती है। गॉट इट सर। इसने ऑडिटर और उसके टीम मेंबर्स को भी एक फ्री हॉलीडे दे दी हफ्ते भर के लिए, ऊटी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। दिल पे हाथ रख के बताओ, ये कह रहे साथ ही साथ कंपनी ने इसके लिए फ्री एयर ट्रेवल भी दे दी, फ्री एयर ट्रेवल दे दी सारे इंगेजमेंट टीम मेंबर के लिए। आप मुझे बताओ व्हाई द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट एक्टिंग एथिकली। सर नॉट एक्टिंग एथिकली मतलब आपने मुझे बताना है जो एथिक्स की 5 क्वालिटीज होती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर, इनमें से कौन सी क्वालिटी की बैंड बजी है? क्या कॉन्फिडेंशियलिटी में कोई दिक्कत है? नहीं सर। क्या आपको लगता है ऑब्जेक्टिविटी में दिक्कत आ जाएगी? डू यू थिंक ऑब्जेक्टिविटी में दिक्कत आ जाएगी? आंसर इज यस। अब ये बंदा क्लाइंट की तरफ थोड़ा बायस्ड हो जाएगा क्योंकि क्लाइंट इसको फ्री में इतने मजे दे रहा है। इंटीग्रिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉम्पिटेंस ड्यू केयर में प्रॉब्लम नहीं है, बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले तो आप ये बोलोगे जो इसको फ्री हॉस्पिटैलिटी मिल रही है इसमें क्या होगा? फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट होगा। कौन सा? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी विल बी इंपेयर्ड। AS 28 सर, AS 28 इंपेयरमेंट की बात हो रही है। हाँ,
अरे इम्पेयरमेंट दिखते ही S28 क्यों सोते हो? इम्पेयर मतलब ऑब्जेक्टिविटी कम हो गई, जब वैल्यू कम हो जाती है तो बोलते हो ना वैल्यू इम्पेयर हो गई, हाँ तो ये कह रहे हो ऑब्जेक्टिविटी इम्पेयर हो गई, ठीक है सर। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन खुद ही बता रहा है, बताओ फैमिलियरिटी थ्रेट कैसे आया इस सिचुएशन में। तो सीधा सीधा बोलो, पहले आप फैमिलियरिटी थ्रेट को डिफाइन करोगे। जब भी कोई थ्रेट आएगा तो पहले उसको डिफाइन करेंगे कि आपने रिलेशनशिप बनाई एंडिंग अप बीइंग टू सिंपैथेटिक। फिर आप बोलो जब हमको इस तरह की मजेदार चीजें मिलेंगी हम क्लाइंट की तरफ बायस्ड हो सकते हैं, हमारा एक सिंपैथेटिक व्यू बन जाएगा क्लाइंट को लेके ड्यूरिंग द ऑडिट, सो हेंस फैमिलियरिटी थ्रेट इज अट्रैक्टेड। गॉट इट सर, ये तो बड़ा सीधा साधा क्वेश्चन था। MTP1 May 24 डन। अब आओ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको बस मैं क्वालिटीज पहचानवाऊंगा। ये कहता है विच फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इज वायलेटेड। कौन सी क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी है जो यहां पे वायलेट हो गई। पहला केस, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ फर्म, जहां पे उसकी सिस्टर ही पार्टनर थी। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्लाइंट जहां पे आपकी बहन ही काम कर रही है, तो सर ये क्या हो गया? ये तो फैमिलियरिटी थ्रेट हो गया। बट तुमसे किसी ने पूछा क्या? तुमसे किसी ने थ्रेट पूछा है क्या? नहीं, मैं तुमसे क्वालिटी पूछ रहा हूं। तो क्वालिटी का क्या मतलब था? जो कोई भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर। तो क्या यहां पे कॉन्फिडेंशियलिटी की दिक्कत है? नहीं सर। क्या यहां पे ऑब्जेक्टिविटी की दिक्कत है? हाँ, अगर मेरी बहन ही मेरा क्लाइंट है तो मैं तो भाई ऑब्जेक्टिवली काम ही नहीं कर पाऊंगा। बाकी सब ठीक है, मैं सच्चा सच्चा काम कर सकता हूं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर कर सकता हूं, बट यस ऑब्जेक्टिविटी की बैंड बच जाएगी। वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट कहता है सीए इन प्रैक्टिस वॉज अप्रोच्ड बाय हिज फ्रेंड टू सीक सम इनसाइडर इंफॉर्मेशन। मेरा दोस्त मेरे से क्लाइंट की इनसाइडर इंफॉर्मेशन मांग रहा है और मैं उसको मना नहीं कर पाया। कोई प्रोफेशनल में कौन सी क्वालिटी की बैंड बजी जब मैंने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर दी? सर कॉन्फिडेंशियलिटी। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड बज गई जब आपने उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। एंड लास्ट में पूछता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस फेल टू इन्फॉर्म द क्लाइंट अबाउट द चेंज इन लॉज में चेंज हो गया और मैं क्लाइंट को सही एडवाइस नहीं दे पाया। अब ये किसकी दिक्कत है? क्या ये कॉन्फिडेंशियलिटी की दिक्कत है? नहीं सर। कोई प्रोफेशनल करके चलना, कॉन्फिडेंशियलिटी नो, ऑब्जेक्टिविटी नो, इंटीग्रिटी नहीं, मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रहा। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर या प्रोफेशनल बिहेवियर, सर ये है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। मैं अपने क्लाइंट को अगर सही एडवाइस ही नहीं दे पा रहा तो मेरे ऊपर लानत है। मेरे प्रोफेशनल होने पे फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, तभी आप उसको सही एडवाइस नहीं दे पाए। तो पहला ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड तीसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर। तो आपको यही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बस नाम लिखने हैं, इनको डिफाइन करना है एंड दैट विल बी डन 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 डन। यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। हम बात करेंगे सेफगार्ड टू इंडिपेंडेंस की। इससे जस्ट पहले हमने बात करी थी थ्रेट्स की। यस सर। अब थ्रेट से बचने के लिए कैसे आप सेफगार्ड लगा सकते हो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और आईसीए का एकदम प्यारा प्यारा लेटेस्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी। तो ये कहते हैं सबसे पहले तो भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंडिपेंडेंट रहे। अब इंडिपेंडेंट रहने के लिए कैसे हम थ्रेट से बचें? तो ये कह रहे हैं सेफगार्ड लगाओ, थ्रेट्स दूर भगाओ, सेफगार्ड लगाओ। सेफगार्ड लगाओ यानी सेफगार्ड आर द एक्शन। आपने कहीं ना कहीं एक्शन लेना है ताकि आप थ्रेट्स को रिड्यूस कर सको टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। तो या तो थ्रेट्स को खत्म करो या फिर उनको रिड्यूस करो टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अब सवाल आता है कि ये जो सेफगार्ड आपने एक्शन लेने टू रिड्यूस द थ्रेट, इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है? तो मैंने कहा 5 गाइडिंग प्रिंसिपल है, सॉरी 4 गाइडिंग प्रिंसिपल्स है। सर क्या? सबसे पहला प्रिंसिपल तो ये कहता है कि आपको हमेशा इंडिपेंडेंट रहना है। एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट यू शुड बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। आप अंदर से भी इंडिपेंडेंट होते हो और अगर कोई थर्ड पार्टी देखे तो उसको भी आप इंडिपेंडेंट लगो। फॉर द पब्लिक कॉन्फिडेंस ऑडिटर शुड बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। गॉट इट सर। अब ये कह रहे हैं कि जब भी इंडिपेंडेंस रहना होता है ना तो 2 चीजों की बात होती है, थ्रेट्स और सेफगार्ड। तो कह रहे जब भी कोई आप काम लो तो कंसीडर करना देयर आर एनी थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। बिफोर टेकिंग एनी वर्क कंसीडर वेदर देयर आर एनी थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। और अगर थ्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं तो फिर 2 ऑप्शन है, या तो आप काम ही एक्सेप्ट मत करो, desist from the task, you should not accept the task, और या फिर थ्रेट से बचने के लिए आप सेफगार्ड लगाओ। सेफगार्ड टू आइदर एलिमिनेट और रिड्यूस द थ्रेट्स टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। सर हम सेफगार्ड नहीं लगा पा रहे, हम सेफगार्ड नहीं लगा पा रहे तो फिर काम भी एक्सेप्ट मत करो। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू इंप्लीमेंट द सेफगार्ड देन इन दैट केस यू शुड नॉट एक्सेप्ट द वर्क। इसी के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में एक प्यारा सा क्वेश्चन कराया था, सारे बच्चे बताओ कौन सा क्वेश्चन था वो? What was this question about threats and safeguards, sir? That was your question number, I think question number
कौन सा था मेरे भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं तो पता है क्या हुआ था, इसमें दो करेक्टर थे, एक है सुधाकर एक है कजन। एक है सुधाकर एक है कजन, तो क्या हुआ, कजन ने ना कंपनी के शेयर्स ले रखे थे, ठीक है सर। अब कजन नहीं है सर, कजन नहीं है मतलब कजन गॉन। अब जब कजन चला गया तो ये शेयर्स किसके नाम कर गया, सुधाकर के नाम कर गया। तो मुझे एक बात बताओ, सुधाकर जो कंपनी का ऑडिट करना चाहता है, सुधाकर जो कंपनी का ऑडिट करना चाहता है, ऐसे टाइम पे इसको क्या एक्शन लेना चाहिए थ्रेट से बचने के लिए। बिकॉज एक बात बताओ, अगर सुधाकर ही कंपनी के शेयर्स होल्ड करेगा तो ये कौन सा थ्रेट है सर। अगर मैं कंपनी के शेयर्स वगैरह होल्ड करता हूं तो देयर इज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, देयर इज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो दिस इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। कहीं ना कहीं ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट बन जाता है। तो इस थ्रेट से बचने के लिए इसको शेयर सेल कर देने चाहिए। तो ये आपसे पूछ रहा है, एडवाइस सीए सुधाकर ऑन हाउ ही शुड डील विद दिस सिचुएशन एंड सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस। तो बड़ा सिंपल है, इंडिपेंडेंस के लिए आप पूरा पहले तो थ्योरी लिखो जो मैंने आपको बताई है, दैट ऑडिटर शुड बी and appear auditor should remain independent, CA should remain independent considering the threats and safeguard। safeguard का मतलब है action to reduce the threat to an acceptable level, ठीक है सर। फिर आपने एक बात और बोल दी क्वेश्चन को देख के कि यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फिर आप गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिखो। गाइडिंग प्रिंसिपल्स का क्या मतलब था, पब्लिक के कॉन्फिडेंस के लिए बी एंड अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट। फिर बात करेंगे थ्रेट्स और सेफगार्ड की। कोई भी काम एक्सेप्ट करने से पहले चेक कर लेना कहीं थ्रेट तो नहीं है। अगर थ्रेट है तो काम एक्सेप्ट ही मत करो, डिजिस्ट फ्रॉम द टास्क। और दूसरा ऑप्शन क्या था, एलिमिनेट द थ्रेट और रिड्यूस बाय अप्लाइंग द सेफगार्ड। गॉट द पॉइंट, यस सर। बट सर अगर आप सेफगार्ड नहीं लगा पा रहे तो ऐसे केस में यू शुड नॉट एक्सेप्ट द वर्क। कंक्लूजन में बस इतनी सी बात लिखनी कि इसको सेफगार्ड लगाना चाहिए, इसको एक्शन लेना चाहिए, दैट इज सेलिंग द शेयर्स बिफोर एक्सेप्टिंग द अपॉइंटमेंट। और अगर बेचारा ये चीज नहीं कर पा रहा तो इसको अपॉइंटमेंट ही एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। यू गॉट द पॉइंट और नॉट, समझ गए सर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको एकदम अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर है और दिमाग में बैठ गया सर। इसके बाद मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंस के दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब है ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जहां पे आप किसी के भी इंफ्लुएंस में आके काम नहीं करते। यू गिव योर ओपिनियन विदाउट एनी इंफ्लुएंस एंड यू आर एबल टू एक्ट विद आईओपीएस। आईओपीएस का क्या मतलब है, तीन क्वालिटीज है आपके अंदर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ठीक है सर। इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस का मतलब है दूसरों को भी आप इंडिपेंडेंट लग रहे हो, यानी अगर कल को कोई थर्ड पार्टी आपको देखती है तो वो भी आपको इंडिपेंडेंट पाती है। तो ऐसी कोई भी हरकत मत करना, ऐसा मत कर लेना आपने क्लाइंट से इतने सारे फेवर्स ले लिए, आपने क्लाइंट से इतने सारे गिफ्ट्स ले लिए कि थर्ड पार्टी को लग रहा है अब ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा। सो अवॉइड एनी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेज दैट a third party concludes that IOPS is compromised। IOPS is compromised यानी integrity, objectivity और your professional skepticism is compromised। डील डन सर। अब सर इसी से रिलेटेड मैंने कहा, अगर आप चाहते हो आपकी फर्म में सारे लोग इंडिपेंडेंट रहे तो क्या मुझे सबको कान में जाके बताना पड़ेगा इंडिपेंडेंट रहो, विकास इंडिपेंडेंट रहो, दीपांशु इंडिपेंडेंट रहो? आंसर इज नो। चुपचाप इसके अराउंड पॉलिसी बना लो और उस पॉलिसी के बारे में आप लोगों को मेल डाल दो, कम्युनिकेट कर दो कि हमने पॉलिसी बना दी। सो यू शुड कम्युनिकेट द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट टू ऑल द पर्सोनल। और इंडिपेंडेंस की पॉलिसी में भी क्या होगा, वही दो चीजें, थ्रेट और सेफगार्ड। तो आपने बताने सर्कमस्टेंसेज एंड रिलेशनशिप विच क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। सर ये कौन से सर्कमस्टेंसेज और रिलेशनशिप थे जो आप थ्रेट के अंदर के पॉइंट पढ़ते थे ना, जैसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का एग्जांपल ले लेते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के अंदर मैंने 4-5 बातें पढ़ी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लोन और गारंटी। फाइनेंशियल इंटरेस्ट किससे आता है, फीस से, ह्यूज डिपेंडेंस ऑन द फीस। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था सर, आपने बोला था कंटिंजेंट फीस। और पैसा कैसे आता है, बिजनेस करके, एम्प्लॉयमेंट करके, तो बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट या फिर पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट। तो ये कह रहा है ऐसी कोई भी सर्कमस्टेंसेज और रिलेशनशिप देख लेना जिससे थ्रेट आता है। और अगर थ्रेट है तो घबराना नहीं, आप सेफगार्ड की बात करोगे। तो आपकी पॉलिसी में आप थ्रेट्स भी कवर करोगे, सेफगार्ड भी बात करोगे। तो टेक द एक्शन टू एलिमिनेट द थ्रेट और रिड्यूस टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। अगर ये दोनों चीजें नहीं कर पा रहे तो चुपचाप विड्रॉ कर जाओ फ्रॉम द एंगेजमेंट। देन इन दैट केस यू शुड विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो अगर आप अपनी किताब पे आते हो, तो इंडिपेंडेंस के केस में आपने यही बातों को एक बार गो थ्रू करके चलना है। और लास्ट में नोट्स में 3 बातें दे रखी थी, ध्यान से समझना। ये कहता है कि सपोज अगर एंगेजमेंट पार्टनर को इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो फर्म को बताएगा, ठीक है सर। अगर उसको लगता है कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंस और रिलेशनशिप है जिनसे थ्रेट क्रिएट होता है, वो फर्म को बताएगा। और अगर आपको मान लो कोई ब्रीच मिल गई, अगर आपको कोई ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस मिल जाती है, यानी मैं एक ऑडिट टीम का पार्ट हूं, मैं देखता हूं बाकी किसी टीम मेंबर ने ब्रीच कर दी,
ब्रीच का मतलब है उसने कुछ इंडिपेंडेंस की बैंड बजा दी। फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑडिट टीम मेंबर ने क्लाइंट के शेयर्स खरीद लिए, तो क्या इसके लिए मैं मुहूर्त निकलवाऊंगा फर्म को बताने का? नहीं सर, आप हाथों हाथ बता दोगे प्रॉम्प्टली। एसएप, अपन क्या बोलते हैं? एसएप। एसएप आपने फर्म को बताना है, हाथों हाथ आपने फर्म को बताना है, ठीक है सर। अच्छा एक बात और बताना, फर्म के सारे लोगों ने इंडिपेंडेंस से कंप्लाई किया, क्या इसके लिए फर्म को कंफर्मेशन लेनी है? यस सर। सारे पर्सोनल से फर्म के जितने भी लोग हैं, एंगेजमेंट पार्टनर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल, सबसे वो कंफर्मेशन लेगी कि सबने इंडिपेंडेंस के साथ कंप्लाई किया। अब ये कंफर्मेशन कैसे लेनी है? वीकली कंफर्मेशन लेनी है, मंथली कंफर्मेशन लेनी है? मैंने कहा द आंसर इज नो, साल में एक बार। दिस कंफर्मेशन शुड बी ऑब्टेन्ड एनुअली। तो इस पे आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। फिर सर हम चले थे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट, एमटीपी नवंबर 21, सो कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ये कहता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो, जिसके बेसिस पे आप डिटरमाइन करते हो कि मुझे क्लाइंट के साथ एक्सेप्ट और कंटिन्यू करना है कि नहीं। एक्सेप्ट मतलब पहली बार, कंटिन्यू मतलब आप पहले एक्सेप्ट कर चुके हो पिछले साल, अब आप कंटिन्यू करने की सोच रहे हो। तो मैंने कहा चार चीजें देखेंगे सर। क्या? सबसे पहले हम देखते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स। सबसे पहले हम देखते हैं सिग्निफिकेंट मैटर्स। सर सिग्निफिकेंट मैटर्स का क्या मतलब है? मान लो आपको कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी हुई, मैनेजमेंट आपको टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं देता, या फिर आपको लगता है क्लाइंट में सिग्निफिकेंट रिस्क है, देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती है जो ये लोग बताते नहीं है, तो फिर मैं ऐसा क्लाइंट एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा। दूसरी बात ये कहता है सिग्निफिकेंट मैटर के बाद आप देखो क्या आप कंप्लाई कर पाओगे विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। एथिकल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? वो क्वालिटीज जो कोई भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर और प्रोफेशनल बिहेवियर। साथ ही साथ ये कहता है कि आपके अंदर होनी चाहिए कॉम्पिटेंस, सिर्फ अच्छे नहीं होने चाहिए ना, काम करना भी आना चाहिए। तो कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम और रिसोर्सेज भी होने चाहिए काम करने के लिए। और आखिरी में कहता है इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर। जो क्लाइंट है उसके ओनर्स है, मैनेजमेंट है, टीसीडब्ल्यूजी है, ये लोग भी अच्छे होने चाहिए। अगर ये बदमाश है तो क्लाइंट एक्सेप्ट मत करना। तो कहीं ना कहीं क्या मैं बोल दूं, ये चार चीजें मैं देखता हूं बिफोर एक्सेप्टिंग अ क्लाइंट? आंसर इज यस। अब सर ये चारों चीजें समझ तो गए, इनको याद कैसे रखना है? मैंने कहा बड़ा सिंपल है, मैन विल बी मैन। मैन विल बी मैन, तो मान लो ऑडिटर इज अ मैन, और जब भी वो क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा तो सबसे पहले क्या देखेगा? क्लाइंट में कोई सैकी है या नहीं। क्लाइंट में कोई सैकी है या नहीं। सारे बच्चे जल्दी से सैकी के पॉइंट्स बताओ मुझे, एकदम प्रॉपर लर्न विद फन वाले तरीके के साथ। सर सैकी का क्या मतलब हो गया? एस फॉर सिग्निफिकेंट मैटर्स। एस फॉर सिग्निफिकेंट मैटर जो भी करंट ईयर और प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट वाले हैं। ई का मतलब है क्या फर्म कंप्लाई कर पाएगी विद द एथिकल रिक्वायरमेंट। सी का मतलब है सीसीटीआर। सीसीटीआर का मतलब है कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज। एंड आई का मतलब है इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर। लास्ट में कहता है कि अगर मान लो आपको कोई इशू मिल गया और इशू मिलने के बाद भी आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया, तो भाई साहब ये तो गड़बड़ है। तो आपने ना डॉक्यूमेंट करना है। अगर इशू होने के बाद भी आप क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हो तो डॉक्यूमेंट करना, कैसे आपने इशू को रिजॉल्व किया था, हाउ डिड यू रिजॉल्व द इशू, दिस शुड बी डॉक्यूमेंटेड। गॉट इट सर। अब सर एक बात बताओ, अगर मैं इंटीग्रिटी की बात करता हूं तो इंटीग्रिटी में क्या क्या मैटर्स देखने होते हैं? आईसीआई का फेवरेट क्वेश्चन है, आरटीपी सितंबर 24। हमें अगर इंटीग्रिटी की बात करता हूं तो इंटीग्रिटी में क्या करना है सर? इतने सारे मैटर देखने हैं। सबसे पहले आपने देखनी रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट की रेपुटेशन कैसी है। अब एक बच्चा मुझे बोलता है सर मेरे पास ना एक क्लाइंट आ रहा है, मेरे पास एक क्लाइंट आ रहा है और उसकी रेप्यूटेशन है इसके जैसी, विजय माल्या। सर एकदम बढ़िया बढ़िया बंदा है, यहां से लूटता है, यूके में जाके रहता है, तो क्या विजय माल्या की किसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करोगे? मैंने कहा नहीं सर बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ रेप्यूटेशन बहुत खराब है। वेरी वेरी गुड। इसी तरह नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन, अगर आपका क्लाइंट चरस और गांजे का धंधा करता है, क्या आप ऐसा क्लाइंट एक्सेप्ट करोगे? नहीं करेंगे सर। अगर आपके क्लाइंट का जो एटीट्यूड है रिगार्डिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनल कंट्रोल बहुत खराब है, आपका क्लाइंट अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स फॉलो ही नहीं करता, एंटिटी में प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल्स ही नहीं है, तो यहां पे भी सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, फ्रॉड के चांसेस ज्यादा हैं, हम ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। फिर ये कहता है आपका जो क्लाइंट है ना उसको क्वालिटी ऑफ वर्क से फर्क नहीं पड़ता, वो बस गुस्से गुस्से में अग्रेसिवली बस चाहता है कि आपकी फीस एज लो एज पॉसिबल रहे, उसको क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता, तो हम भी ऐसे क्लाइंट से एक्सेप्टेंस नहीं देंगे। फिर ये कहता है इन एप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ वर्क। लिमिटेशन ऑन स्कोप का मतलब मैंने आपको ऐसे 210 में भी बताया था कि हमारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है। तो अगर आपको क्लाइंट एविडेंस ही नहीं लेने दे रहा, आपको कंफर्मेशन नहीं भेजने दे रहा, इन्वेंट्री काउंट अटेंड नहीं करने दे रहा, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, वी विल नॉट एक्सेप्ट सच क्लाइंट। फिर कहता है आपका क्लाइंट लॉन्ड्री का बिजनेस करता है, किसका? मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस करता है। तो अगर क्लाइंट मनी लॉन्ड्रिंग का बिजनेस करता है तो भी क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और लास्ट में कहता है
रीजन फॉर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। तो अगर पुरानी फर्म को इसलिए निकाला गया क्योंकि उसने एडवर्स ओपिनियन दिया था, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ निकाली थी, तो आप भी ऐसा क्लाइंट एक्सेप्ट मत करना। अब एक बच्चे ने ना बड़ी मजेदार बात कही, सर अगर ये सब क्लाइंट में खराबियां होने के बावजूद क्लाइंट पैसे अच्छे दे रहा है तो क्या ऐसा क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेना। बट जो इतनी मेहनत करके तुम सीए डिग्री कमाओगे ना, वो भी उतनी आसानी से फिर चली जाएगी। क्योंकि सर अगर कोई सीए ऐसे झोलों में पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसकी डिग्री कैंसिल होती है। तो ऐसे क्लाइंट से दूर रहना, सुखी अच्छा जीवन बिता पाओगे। ठीक है, तो सर अब ये सारे पॉइंट्स कैसे याद रखने हैं, मैंने कहा इसके लिए हमारी हेल्प करी इन दोनों बदमाशों ने। तुम इन दोनों को जानते हो? हाँ सर, राहुल और अंजलि। जो राहुल है तुम उसको क्यों जानते हो? सर बड़ा रेप्यूटेड लड़का है। मैंने कहा वेरी वेरी गुड। इसने प्रपोज किया अंजलि को, बट जो अंजलि है ना, इसको इसकी नेचर पसंद नहीं आई। अंजलि कहती है बड़ा ही अग्रेसिव है, राहुल इज अ अग्रेसिव बॉय। उसके बाद राहुल में बहुत एटीट्यूड है और राहुल मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा भी करता है। तो क्या इसकी नेचर अप्रोप्रिएट है? मैंने कहा आंसर इज नो, नेचर इज इनअप्रोप्रिएट। तो यही 7 पॉइंट्स आपको रिकॉल करने, फटाफट रिकॉल करा दो मुझे। रेप्यूटेड का मतलब है कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अब रिकॉल करने में तो बैंड बजती है। हाँ सर, लेट्स रिकॉल इट टुगेदर। सबसे पहले हम रेप्यूटेशन देखेंगे क्लाइंट के ओनर की, मैनेजमेंट की, टीसीडब्ल्यूजी की और रिलेटेड पार्टीज की। फिर उसके बाद प्रपोज का क्या मतलब है, रीजन फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म एंड नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म। इसके बाद इसकी क्या देखी, नेचर। नेचर का मतलब है नेचर ऑफ द क्लाइंट्स ऑपरेशन। 3 चीजें नेचर में, एटीट्यूड, अग्रेसिव, मनी लॉन्ड्रिंग। एटीट्यूड ऑफ द क्लाइंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनल कंट्रोल। अग्रेसिवनेस किसको लेके, फर्म की फीस कम करो। इंटरनल, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग वाला पॉइंट क्या था, क्लाइंट में बी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज। एंड लास्ट में इनएप्रोप्रिएट लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ वर्क। शाबाश। अब आता है सवाल विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट। सर विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट क्या कहता है? सारे बच्चे ध्यान से समझ के चलना। सर क्या ये कहता है, अगर ऑडिटर को कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो अगर पहले मिल गई होती तो हम क्लाइंट रिजेक्ट कर देते। फॉर एग्जांपल, मैंने जब क्लाइंट एक्सेप्ट किया तो मैंने 4 चीजें क्या देखी थी, सेकी। सेकी का क्या मतलब है, सिग्निफिकेंट मैटर, एथिकल रिक्वायरमेंट, सीसीटीआर और इंटीग्रिटी। अब बाद में जाके पता चलता है क्लाइंट फ्रॉड है। फ्रॉड का मतलब है इंटीग्रिटी की कमी है, तो फिर आप इस क्लाइंट से विड्रॉ कर लो। जब आपसे गलती हो गई एक्सेप्ट करने की, तो उसको कैसे सुधारेंगे, विड्रॉ करने के। अब विड्रॉ में क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होते हैं, बड़े सिंपल। जब भी आप विड्रॉ करोगे तो आपको याद है मैंने बताया था चिल्ला चिल्ला के जाना, किसको बताना था, आरटीओ को। आरटीओ का क्या मतलब है? सर आरटीओ का मतलब है रेगुलेटरी अथॉरिटी, टीसीडब्ल्यूजी। एंड ओ का मतलब है ओनर्स, दैट मींस द पीपल हु मेड योर अपॉइंटमेंट। गॉट इट सर? ये आपने अपनी प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से बताना है। ये सेम है जो अपन ऐसे 210 में पढ़ते हैं। उसके साथ साथ ये कहता है कि आप डिसाइड करो अब आप विड्रॉ किससे करना चाहते हो। क्या आप इंगेजमेंट से विड्रॉ करना चाहते हो या क्लाइंट रिलेशनशिप? फर्क क्या है? आप हो सकता है सिर्फ ऑडिट से विड्रॉ कर रहे हो, आप हो सकता है सिर्फ ऑडिट से विड्रॉ कर रहे हो और बाकी सर्विसेज आप क्लाइंट को दे रहे हो, यानी टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, आरओसी के फॉर्म फाइल कर रहे हो, कोई दिक्कत की नहीं है। बट ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आप ऑडिट से विड्रॉ ना करो, यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम बोथ द ऑडिट एंगेजमेंट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, यानी अब आप क्लाइंट के लिए कोई भी काम नहीं करोगे। तो ये आपने बस देख के चलना है। ईजी है, ईजी है सर। इसके बाद मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाया था? अरे बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में मुझे बताओ हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैसा हो? सर एकदम एविडेंस जैसा। अवर ह्यूमन रिसोर्स शुड बी जस्ट लाइक एन ऑडिट एविडेंस। मैंने कहा ऑडिट एविडेंस कैसा होता था, बताना जरा। ऑडिट एविडेंस कैसा होता था? तो ये होता था सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। तो पर्सोनल शुड ऑल्सो बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। बस अप्रोप्रिएट की जगह अपन लिखते हैं कॉम्पिटेंट, केपेबल। टाइम रिसोर्सेज मत लिख देना, आपने लिखना है सलमान भाई का कमिटमेंट। देयर शुड बी अ कमिटमेंट टू एथिक्स, ताकि जो SQC1 का ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो सके। द एंगेजमेंट इज एज पर PRL रिक्वायरमेंट एंड द रिपोर्ट इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। गॉट इट सर। अब सर HR के क्या इश्यूज होते हैं? कुछ नहीं, बंदा लेके आएंगे, बंदे को ट्रेन करेंगे, फिर चेक करेंगे कि बंदे ने ठीक से काम किया कि नहीं। अगर ठीक से काम किया तो कंपेंसेशन भी देंगे, प्रमोशन भी देंगे। प्रमोशन मतलब करियर डेवलपमेंट। तो एकदम फ्लो में चलना है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर आता है सर लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे सेशन, दैट इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी। आ जाओ। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में मैंने क्या बोला? पहली चीज है हमें चाहिए भाई क्वालिटी में कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि कोई बंदा अपने हिसाब से काम कर रहा है, कोई अपने हिसाब से काम कर रहा है और सब क्वालिटी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमको तमीज से क्वालिटी से काम चाहिए। तो अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए क्वालिटी में, तो असिस्टेंट को बताना पड़ेगा। तो जो भी सीनियर है उसको कहीं ना कहीं जूनियर को बताना पड़ेगा कि काम कैसे करना है। बात समझ आ रही है? आ रही है सर। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, जो भी फर्म में सीनियर रहेगा
एंगेजमेंट में, वो कहीं ना कहीं जूनियर को बताएगा। क्या बताएगा? कि जूनियर, तुमने अपना काम अपनी मर्जी से नहीं करना, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना है। अब जूनियर वैसे काम कर रहा है कि नहीं, उसको सुपरवाइज करो, उसका काम रिव्यू करो, और रिव्यू के लिए आपको चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। क्या ये बेसिक आते हैं? हाँ, इसी को अपन इंग्लिश में लिख देंगे। तो सबसे पहले बताएगा का क्या मतलब है? ब्रीफिंग ऑफ द एंगेजमेंट टीम ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव। क्या बताएगा? काम करो एज पर द स्टैंडर्ड। सो देयर शुड बी अ प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड। ये तो हो गया सर बताना, डायरेक्ट करना। फिर क्या करेंगे? सुपरवाइज करेंगे। सुपरवाइज करेंगे यानी एंगेजमेंट सुपरविजन एंड ट्रेनिंग। सुपरवाइज करने के बाद क्या करेंगे? रिव्यू। रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, और रिव्यू के लिए हमको चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। देयर शुड बी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्क। तो बड़ा सिंपल है, आपने डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, रिव्यू करना है, रिव्यू के लिए डॉक्यूमेंटेशन। डायरेक्ट को बस अपन इस तरह से लिख देते हैं, ब्रीफिंग। हम सामने वाले को ब्रीफ कर रहे हैं कि तुमने अपना काम एज पर स्टैंडर्ड्स करना है, ठीक है सर। फिर सुपरवाइज किया, फिर रिव्यू किया, रिव्यू क्या किया? डॉक्यूमेंटेशन। सिंपल है, सिंपल है सर। अब सर एक बात बताओ, सपोज कोई ऐसा मैटर हो जाता है जो थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, या फिर हमारी एंगेजमेंट टीम में ना एक कंसेंसस नहीं बैठ रहा, हम में लड़ाइयां हो रही हैं। तो ऐसे केस में सपोज टैक्स लिटिगेशन मैटर है, आपके क्लाइंट पे कोई टैक्स लिटिगेशन चल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे डील करें, तो कोई टेंशन नहीं है, आप ऐसे केस पे कंसल्टेशन ले सकते हो। अब सवाल आता है कंसल्टेशन किससे लें? किसी से भी, जिस भी बंदे के अंदर एक्सपर्टीज है, जिस भी बंदे के अंदर स्पेशल एक्सपर्टीज है, भले ही आपकी फर्म का हो या बाहर का हो, फर्क नहीं पड़ता, उससे आप कंसल्टेशन ले लो। डील डन? डन सर। नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन, दैट इज द एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। आप मुझे बताओ कौन रिस्पॉन्सिबल है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के लिए? सर जिसका साइन होता है, दैट इज द एंगेजमेंट पार्टनर। अब एंगेजमेंट पार्टनर क्या करेगा? वही डीएसआर। डीएसआर का मतलब है डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू करेगा। रिव्यू क्या करेगा? डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन किसको लेके होती है? काम को लेके होती है। ऑडिट का काम इज ऑडिट की साइकिल, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूजन। एंड लास्ट में, अगर इन लोगों से कुछ नहीं हो रहा, अगर कोई डिफिकल्ट और कंटेंशियस मैटर है, तो अपन क्या लेंगे? कंसल्टेशन लेंगे। सो लास्ट में एंगेजमेंट पार्टनर बस इतना देखेगा, जो भी मैटर्स डिफिकल्ट और कंटेंशियस है उसमें प्रॉपर कंसल्टेशंस हैव बीन टेकन। अब सर इस सेशन में हम एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, फोकस करना। सर ये है कौन? ये है हमारा एंगेजमेंट पार्टनर, ठीक है सर। ये किसी लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहा है, जैसे कि एयरटेल। अब सर इसको डर है कि कल को अगर एयरटेल की जो इसने रिपोर्ट दी, इसमें अगर गड़बड़े निकली, तो सिर्फ एयरटेल के मालिक का नुकसान नहीं होगा, जितने भी एयरटेल के ओनर्स हैं, जितने भी थ्रू आउट द इंडिया एयरटेल के शेयर होल्डर्स हैं, सबकी बैंड बज जाएगी अगर बेचारे से अपनी ऑडिट रिपोर्ट में गलती हो गई। तो ये क्या करता है? अपना ओपिनियन देने से जस्ट पहले डिस्कस करता है। सर डिस्कस करता है किसके साथ? EQCR के साथ। अब EQCR कौन है? EQCR का मतलब है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। इसका काम बड़ा सिंपल है, ऑडिट रिपोर्ट इशू जस्ट होने से पहले पहले एक बार ये पूरी ऑडिट एंगेजमेंट को देख लेगा कि ऑडिट एंगेजमेंट में जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, जितने भी एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट थे। सिग्निफिकेंट जजमेंट का क्या मतलब है? कि कहीं ना कहीं यहां पे गलती होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, और वहां पे एक सेकंड ओपिनियन की जरूरत है। तो EQCR उन चीजों को अच्छे से चेक करके चलेगा। ध्यान रहे, ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। ये फर्म का बंदा भी हो सकता है, फर्म के बाहर का बंदा भी हो सकता है, बट इसके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लिस्टेड एंटिटीज के ऑडिट को चेक करने आ रहा है, तो इसने भी हो सकता है अपनी जिंदगी में कई सारे लिस्टेड ऑडिट कर रखे हों, तभी हम इसको एज EQCR लेंगे। अब सर सवाल उठता है कि हमें EQCR क्यों चाहिए? सिग्निफिकेंट जजमेंट्स चेक करने के लिए। बिकॉज सिग्निफिकेंट जजमेंट एक ऐसा एरिया जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशन भी थी। याद है अपन ने इनहेरेंट लिमिटेशन में 4-5 लिमिटेशन पड़ी थी। उनकी मजबूरी, हमारी मजबूरी। उनकी मजबूरी क्या है सर? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हमारी मजबूरी यानी नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। फिर ऑडिट प्रोसीजर में लास्ट में आता था फ्रॉड पकड़ लो। क्यों नहीं पकड़ सकते? बिकॉज ऑडिट इज नॉट अ इन्वेस्टिगेशन। चौथे पॉइंट पे अपन टाइम देखते थे, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। जैसे जैसे टाइम बीतता है, इन्फॉर्मेशन की रेलिवेंस, उसकी वैल्यू घटती है। तो अपन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं ले पा रहे? बिकॉज अपने को बैलेंस मेंटेन करना है बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। यस सर। और पांचवा होता था फ्यूचर इवेंट्स, कि हो सकता है फ्यूचर में जाके एंटिटी बंद हो जाए, उसका गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो जाए, तो वो चीज भी अब हमारे हाथ में नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट जजमेंट एक इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, तो इसको तो अपन EQCR से डेफिनेटली सेकंड ओपिनियन लेके चलेंगे, ठीक है सर। इसके अलावा कौन सी एंटिटीज हैं जिनके ऑडिट के लिए अपने को EQCR चाहिए? सर सबसे पहले तो लिस्टेड एंटिटी। लिस्टेड एंटिटी के लिए तो कंपलसरी कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी एंटिटीज के लिए फर्म अपना खुद का कोई क्राइटेरिया बना सकती है। हो सकता है फर्म ऐसा बोले कि अगर आप किसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो जिस एंटिटी का टर्नओवर इस लिमिट से ज्यादा है, या उस एंटिटी का पेड अप शेयर कैपिटल इस लिमिट से ज्यादा है, तो फर्म जैसा अपना क्राइटेरिया बनाएगी बाकियों के लिए वो चलेगा। कंपलसरी है EQCR फॉर लिस्टेड एंटिटी। गॉट इट सर। सर क्या EQCR होने से एंगेजमेंट पार्टनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओपिनियन की कम हो जाती है? मैंने कहा नहीं। जो एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल तो वही रहेगा। रिस्पॉन्सिबल तो वही रहेगा। EQCR होने से बेचारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती। अब सर लास्ट में सवाल आता है,
एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है EQCR को लेके, ओपिनियन को लेके नहीं, EQCR को लेके। तो ये कह रहा है जब भी लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट होगा या बाकी एंटिटीज के ऑडिट के केस में EQCR अगर अपॉइंट होगा तो वो एंगेजमेंट पार्टनर कराएगा। अब अगर EQCR आ गया ना तो उसको खाली मत बिठाना, उसको खाली मत बिठाना, उसके साथ डिस्कस कर लेना नॉर्मल मैटर्स नहीं, सिग्निफिकेंट मैटर्स। ये वही सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं जिनको हम चेक करते हैं बिफोर एक्सेप्टिंग और कंटिन्यूइंग विद एनी क्लाइंट एंगेजमेंट। याद है वो 4 पॉइंट्स? सेकी का क्या मतलब था? सिग्निफिकेंट मैटर्स, एथिकल रिक्वायरमेंट, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम, रिसोर्सेज और इंटीग्रिटी। तो जितनी भी आपको लगता है कोई सिग्निफिकेंट रिस्क है, जैसे कि फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जहां पे गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, तो उनको तो पक्का EQCR के साथ डिस्कस करके चलना। इसी तरह अगर आपको लगता है मैनेजमेंट ने कुछ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज वगैरह आपके लिए क्रिएट करे तो उनको भी आप EQCR से एक बार डिस्कस कर सकते हो। एंड लास्ट में सर, EQCR जब तक ना हो जाए तब तक आप अपनी रिपोर्ट को साइन नहीं करोगे। डोंट साइन योर रिपोर्ट, डोंट डेट योर रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ EQCR। तो EQCR को लाएंगे, सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करेंगे और रिपोर्ट पे साइन नहीं करेंगे। रिपोर्ट पे साइन नहीं करेंगे जब तक EQCR कंप्लीट नहीं हो जाता। और लास्ट पॉइंट क्या था सर? इन दोनों की लड़ाई हो गई। किस किस की लड़ाई हो गई? मैंने कहा लड़ाई हो गई बिटवीन द एंगेजमेंट पार्टनर एंड EQCR। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द एंगेजमेंट पार्टनर एंड EQCR। तो ये क्या करेंगे? जैसा फर्म की पॉलिसी में लिखा है उसको फॉलो करेंगे। जैसा फर्म की पॉलिसी में लिखा है उसको फॉलो करेंगे। अपन क्या बोलते हैं? लड़ाई लड़ाई माफ करो, फर्म की पॉलिसी फॉलो करो। तो फर्म की पॉलिसी हो सकता है ऐसा कहे कि आप ना इसके बारे में, अब आप दोनों से तो नहीं हो रहा, किसी थर्ड पर्सन से डिस्कस कर लो। अब ये जो थर्ड पर्सन है, कोई प्रैक्टिशनर हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, या फिर कोई रेगुलेटरी प्रोफेशनल बॉडी हो सकती है लाइक ICAI। आप इनसे कंसल्टेशन लेके चल सकते हो। बात समझ आ रही है? आ रही है सर। तो यही बातें आपके नोट्स में दे रखी हैं। सबसे पहले EQCR फॉर लिस्टेड एंटिटी और अदर एंटिटी जहां भी फर्म के क्राइटेरिया में है। तो सबसे पहले EQCR को लाएंगे, उसके साथ सिग्निफिकेंट मैटर डिस्कस करेंगे और ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं करेंगे जब तक EQCR कंप्लीट ना हो जाए। और अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो फर्म की पॉलिसी फॉलो करेंगे। फिर ये कहता है EQCR कराना क्यों है? क्योंकि सिग्निफिकेंट जजमेंट चेक करानी है। कितना EQCR होगा ये डिपेंड करेगा ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंगेजमेंट। जितनी एंगेजमेंट कॉम्प्लेक्स है, जितने पेचीदा इश्यूज है, उतना आपको EQCR को रिव्यू करना पड़ेगा। EQCR के होने से एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती। और आखिरी में मैंने कहा जब भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा एंगेजमेंट टीम के अंदर, या एंगेजमेंट टीम या कंसल्टेंट के बीच में, या एंगेजमेंट पार्टनर या EQCR के बीच में, किसी के बीच में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, फर्म की पॉलिसी फॉलो करो और वो इन सब लोगों से डिस्कशन हो सकती है। क्या ये बात समझ आती है? आती है सर। इसके बाद शुभम सर ने एक टॉपिक पढ़ाया, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल या असेंबली ऑफ एंगेजमेंट फाइल, कुछ भी आप नाम दे दो। ये असेंबली का क्या मतलब है? क्या इसमें मैं डॉक्यूमेंटेशन करता हूं, या जो जो लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है उसको इकट्ठा करना है? सर इकट्ठा करना है। जो एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन है वो तो हो चुकी है, अब हमको क्या करना है ना, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, तो आप मान लो ऑडिट एक ग्रुप प्रोजेक्ट है जिसमें सारे मेंबर्स हैं, एंगेजमेंट पार्टनर इनका प्रोजेक्ट लीडर हो गया, उसके बाद हमारे पास एक सीनियर मैनेजर हो गया, एक मैनेजर हो गया, कोई एग्जीक्यूटिव हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, सब लोग हैं। सबने अपने अपने एरियाज की डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है। किसी ने रेवेन्यू की डॉक्यूमेंटेशन, किसी ने परचेजेस की डॉक्यूमेंटेशन, किसी ने एसेट्स, किसी ने लायबिलिटी, सबने डॉक्यूमेंटेशन कर रखी है। अब हमको इन सबको इकट्ठा करना है। तो ये कहते हैं जो इकट्ठा करने वाला टाइम पास है ना, ये आप ऑडिट रिपोर्ट के बाद करना। ये जो इकट्ठा करने वाला टाइम पास है आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट के बाद करना। मैंने कहा कितने बाद? कहते हैं 60 डेज के अंदर अंदर। जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है उसके 60 डेज के अंदर अंदर आपने अपना मामला, जो इकट्ठा करने वाला मामला है जिसको बोलते हैं असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, ये करके चलना है। तो ये कहता है सर क्या ऑडिट फाइल इज अ फाइल और फोल्डर? ये फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है। इसकी टाइम लिमिट इन्होंने कहा ऑडिट एंगेजमेंट के बाद होगी, यानी 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने फाइल बनाई है, जो फोल्डर बनाया है, ये मैं कितने टाइम तक डिलीट नहीं कर सकता? कितने टाइम तक इसको डिलीट नहीं कर सकता? कितने टाइम तक डिस्कार्ड नहीं कर सकता? तो जो चीज आपने 60 दिनों में करी है ना इकट्ठी, उसको 7 साल तक आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते। 7 साल तक आपको रिटेन करना पड़ेगा। तो ये बात भी ध्यान के चलना कि अगर आपकी कोई ऑडिट फाइल है उसको 7 साल तक आपने साथ निभाना है। कहते हैं ना साथ निभाना साथिया, तो 7 साल तक आपने इसका साथ निभा के चलना है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बट अगर आपने अपना ओपिनियन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दिया, यानी ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट है, तो दैट कैन बी दैट डेट इफ लेटर। ठीक है? ठीक है सर। अब सर एक बात बताओ, ऑडिट एंगेजमेंट के लिए तो समझ आया 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इसमें असेंबली करनी है। व्हाट अबाउट अदर एंगेजमेंट? अगर मैं रिव्यू की बात करूं, अगर मैं अदर अश्योरेंस की बात करूं, व्हाट अबाउट दोस एंगेजमेंट? तो जो फर्म उसके लिए लिमिट सेट करती है उस हिसाब से आपने करना है। वॉट एवर इज द लिमिट अप्रोप्रिएट एज पर द सर्कमस्टेंस, उस हिसाब से आप कर लेना। ठीक है सर। अब सर इसके बाद आता है सवाल कि इसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। जो फर्म की पॉलिसी है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन, इसमें क्या होना चाहिए? तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी। ये कहीं ना कहीं एक सेफ कस्टडी में होनी चाहिए, लोगों से बची हुई होनी चाहिए।
प्लस अगर कोई भी इस डॉक्यूमेंटेशन में मॉडिफिकेशन करे, एडिटिंग करे, तो पकड़ा जाए कि यार हाँ इसने एडिटिंग करी है, तो हमें इसकी इंटीग्रिटी भी बचा के चलनी है। तो हमें मेंटेन करनी है तीन चीजें, कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी। प्लस ऐसी जगह अपन ने इन्फॉर्मेशन को रख रखा है, अपन एक्सेस भी कर पा रहे हैं, रिट्रीव भी कर पा रहे हैं। अगर आपने इन्फॉर्मेशन का बैकअप लिया तो आप उसको रिट्रीव भी कर पा रहे हो, रिस्टोर भी कर पा रहे हो। तो ये कह रहा है कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी और रिट्रीवेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो मैं बोलता हूँ ना, कई सारे बच्चे ना इन 5 कीवर्ड में घूम के रह जाते हैं, कहते हैं यार सर ये 5 चीजें समझ तो आ गई, अपन कीवर्ड में घूम गए। तो मैंने कहा बड़ी सिंपल सी बात है, आप ऐसा बताओ डॉक्यूमेंटेशन कौन सी जगह रखी होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन कौन सी जगह रखी होनी चाहिए, मैंने कहा कौन सी का क्या मतलब है, कॉन्फिडेंशियलिटी। सी का क्या मतलब है, एस फॉर सेफ कस्टडी और इंटीग्रिटी। तो मैंने कहा ऐसी जगह रखो जहां पे आप एक्सेस भी कर पाओ, रिट्रीव भी कर पाओ। डू दिस एक्शन विद मी, जहां पे आप एक्सेस भी कर पाओ, रिट्रीव भी कर पाओ, यानी देयर इज एक्सेसिबिलिटी और रिट्रीवेबिलिटी। सो कौन सी जगह रखेंगे जहां पे एक्सेसिबिलिटी भी है और रिट्रीवेबिलिटी भी है। क्लियर है? वेरी गुड गर्विता, वेरी गुड शुभम, आयुषी, हेतल, शाबाश। अब सर एक बात बताना, ये बातें तो सारी की सारी हो गई, असेंबली वाला पॉइंट भी हो गया, पॉलिसी एंड प्रोसीजर वाला भी हो गया, रिटेंशन वाली बात भी शुभम सर ने आपको एकदम बढ़िया बता दी। अब सर इसके बाद ये बताओ, ये एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है? एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन किसकी प्रॉपर्टी है? तो मैं आपको बोलता हूं एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, और यू कैन से द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। और अगर ये चाहे अपनी मर्जी से, दे मे एट देयर डिस्क्रिशन, ये इसके कुछ पोर्शन और एक्सट्रैक्ट अवेलेबल करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट कहता है मेरे को तेरी डेप्रिसिएशन की वर्किंग बड़ी अच्छी लगी, जो आपने एफडी का इंटरेस्ट कंप्यूटेशन किया ना, ये वर्किंग मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो ऑडिटर हो सकता है वो पर्टिकुलर वर्किंग, वो पर्टिकुलर पोर्शन या एक्सट्रैक्ट क्लाइंट को दे दे। बट याद रहे, इससे आप ही की बैंड ना बच जाए, इससे आप ही की बैंड ना बच जाए, कल को ऐसा ना बोल दे कि यार तुम्हारी तो वर्किंग ही गलत है। एक तो तुम उनकी मदद कर रहे हो, ऊपर से वो तुम्हारी बैंड बजा रहे, तुम्हारी तो वर्किंग ही गलत है। तो इट शुड नॉट अंडरमाइन, इससे आप पे सवाल नहीं उठना चाहिए द वैलिडिटी ऑफ वर्क, कि आपने वर्क इनवैलिड किया, तमीज से नहीं किया। इट शुड नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड और क्वेश्चन योर इंडिपेंडेंस, कि यार आप तो इंडिपेंडेंट ही नहीं थे, कहीं ऐसे कुछ ना मिल जाए कि जिससे पता लगे आप इंडिपेंडेंट ना थे। सो दो चीजें ध्यान रखना, इट शुड नॉट अंडरमाइन दो चीजें, योर वर्क और योर इंडिपेंडेंस। कम ऑन, योर वर्क परफॉर्म्ड और योर इंडिपेंडेंस, बस ये दो बेसिक बातें आपको ध्यान रख के चलनी है। क्लियर है? बिकॉज ऑडिटर के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिपेंडेंसी होती है। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट के केस में ध्यान रखना आपकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट ना हो। ठीक है, गॉट इट सर। यही बात यहां लिख रखी है, इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन हुज प्रॉपर्टी। फिर मैंने आपको दो छोटे छोटे टॉपिक कराए थे, मॉनिटरिंग। सर मॉनिटरिंग में क्या करना है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में याद है अपन इतने सारे एलिमेंट्स कवर कर रहे हैं, कोई लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, फिर उसके बाद मैंने आपको बोला एथिकल रिक्वायरमेंट, फिर इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, फिर ह्यूमन रिसोर्स की बात हुई, फिर इंगेजमेंट परफॉर्मेंस की बात हुई, और अब मैं मॉनिटरिंग की बात कर रहा हूँ। सर आपको ये फ्लो इतना अच्छे से दिमाग में कैसे बैठा हुआ, इसकी भी एक टेक्निक है, अगर तुम चाहोगे तो मैं रिवीजन के एंड में बता दूंगा। मॉनिटरिंग में क्या करना है ना, मैंने कहा मॉनिटरिंग में कुछ भी नहीं है, बस आपने मॉनिटर करना है कि जो फर्म ने सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बना रखा है, जो फर्म ने सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बना रखा है, इसका पर्पस क्या था सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल का? सर कंप्लायंस विद पीआरएल रिक्वायरमेंट। पीआरएल का मतलब था प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट। अगर हम इससे कंप्लाई करेंगे तो रिपोर्ट विल बी एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस। तो मॉनिटरिंग में यही चेक करना है कि जो फर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में पॉलिसीज हैं, जो फर्म के सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में पॉलिसीज हैं, क्या ये तमीज से काम कर रही है कि नहीं, वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। तो बस ये देख के चलेंगे। सर कैसे पता चलेगा ये पॉलिसीज इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही है? तो मान लो आपने साल में 10 ऑडिट एंगेजमेंट करी, आपने साल में 10 ऑडिट एंगेजमेंट करी, उसमें से ना 2 सैंपल निकाल लो कि क्या इन दोनों ऑडिट को तमीज से किया गया कि नहीं। तो ये कहता है कि आपका ये ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए। इसमें आप क्या कर सकते हो, पीरियोडिक इंस्पेक्शन कर सकते हो ऑफ सेलेक्टेड एंगेजमेंट। तो आपने एक सेलेक्टेड 1-2 एंगेजमेंट उठाई और देखा कि तमीज से काम था कि नहीं। फिर सर मेरे को लगता है आईसीए हो सकता है इस पे आपसे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि एक ऑडिट एंगेजमेंट में, अगर एक ऑडिट एंगेजमेंट है तो उसको लेके एंगेजमेंट पार्टनर क्या क्या मैटर्स डॉक्यूमेंट करेगा। जो एंगेजमेंट पार्टनर है ना, एंगेजमेंट पार्टनर, वो क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करेगा अबाउट द मैटर्स रिलेटेड टू ऑडिट एंगेजमेंट। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपने फ्लो ऑफ टॉपिक्स के साथ चलना है। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था एथिकल रिक्वायरमेंट, तो अगर लगता है उसमें कोई इशू है तो वो डॉक्यूमेंट कर लो, क्या इशू आया था, क्या कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आया था, क्या कोई इंटीग्रिटी का इशू आया था, कोई भी इशू आए एथिकल रिक्वायरमेंट को लेकर तो आप बता सकते हो। प्लस आपने कैसे रिजॉल्व किया वो लिख देना। दूसरी बात, एथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर ही हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंडिपेंडेंस। तो एथिकल रिक्वायरमेंट आ गया, कंक्लूजन और इंडिपेंडेंस आ गया। इसमें आप इंडिपेंडेंस की पॉलिसी वगैरह के बारे में बात कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग थी, इन दोनों के बाद एक टॉपिक आया था एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड एंगेजमेंट। तो ये 3 टॉपिक्स तो अपने फ्लो में आ गए। एंड लास्ट में अपन किसकी बात करते हैं, कंसल्टेशन की। तो जो भी आपने कंसल्टेशन ली है, सपोज आपने किसी
फेयर वैल्यू के रिगार्डिंग लेके, यार ये प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो उसका नेचर और स्कोप क्या था कंसल्टेशन का वो बता देना, और क्या कंक्लूजन निकला। सपोज कंसल्टेंट ने आपको कुछ फेयर वैल्यू निकाल के दी, तो जो कंक्लूजन है उसको भी अपन डॉक्यूमेंट करेंगे। सो नेचर, स्कोप एंड कंक्लूजन ऑफ द कंसल्टेशन। डन डनाडन डन डन सर। तो यहाँ आपका SQC1 एकदम क्रिस्टल क्लियर कंप्लीट हो जाता है। फिर शुभम सर ने क्या किया था, एक छोटा सा क्यूट सा टॉपिक पढ़ाया था एथिक्स को लेके। एथिक्स का मतलब क्या है सर, हमारे मोरल्स। ये कहीं ना कहीं हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स है जो क्या डिसाइड करते हैं अपन कैसे बिहेव करते हैं लोगों के साथ, हमारे एक्शन कैसे होते हैं। तो इसकी दो अप्रोचेज है मार्केट में, एक है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, एक है रूल बेस्ड अप्रोच। सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, सबने तो ये टॉपिक पढ़ लिया, हमें कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। क्या हमें रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करनी है या प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच फॉलो करनी है, फटाफट बता दो। सर हम फॉलो करते हैं प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। हम कहीं ना कहीं प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। मैंने कहा क्यों, फोकस करके चलना। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच हमेशा कहती है यू शुड कंप्लाई विद द स्पिरिट ऑफ एथिक्स। जो एथिक्स की फील है, जो एथिक्स का मेन मकसद है, उसके साथ आपको फॉलो करके चलना है। जबकि रूल बेस्ड अप्रोच कहती है चुपचाप रूल फॉलो करो। ये बड़ी स्ट्रिक्ट है, ये बड़ी बदतमीज है, ये स्ट्रिक्टली कहती है चुपचाप रूल फॉलो करो चाहे कुछ भी हो, ठीक है सर। अब जो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है ना, इट इज वेरी ब्रॉड सर, इट इज वेरी ब्रॉड, यानी इट कवर्स एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन। ये कहती है जो भी सिचुएशन है ना, अपना दिमाग लगा लेना, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगा लेना, और उस हिसाब से उस सिचुएशन में आप अपना दिमाग लगा सकते हो। दिमाग लगाने के लिए आपके पास जो नॉलेज और स्किल्स है, नॉलेज स्किल्स यूज करके आप अपना दिमाग लगाना इन एवरी सिचुएशन। तो सर ये बड़ी ब्रॉड है। वो क्या है, वो बड़ी नैरो है, उसका बड़ा नैरो आउटलुक है, एंड स्पिरिट ऑफ एथिक्स में बी ओवरलुक्ड। एंड लास्ट पॉइंट में बात करते हैं, ये बड़ी फ्लेक्सिबल है। जो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है बड़ी फ्लेक्सिबल है, ये कहती है जैसी सिचुएशन वैसा आपका कंक्लूजन। अगर आपको लगता है सिचुएशन में कुछ चीजें ठीक नहीं है तो फिर आप उनको अवॉइड करो, बट अगर लगता है कि यार ठीक है तो आप उसको करके चल सकते हो। सो इवेल्युएट एवरी सिचुएशन एंड अराइव एट द कंक्लूजन। ये फ्लेक्सिबल है, ये क्या है, रिजिड है। फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट इंग्लिश में हमने क्या सिखाया था, रिजिड। तो ये कहता है इट इज अ वेरी रिजिड थिंग बिकॉज यू मे नॉट बी एबल टू डील विद एवरी सिचुएशन। तो 3 पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने। सर क्या प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच का फायदा क्या है सर, ये स्पिरिट ऑफ एथिक्स को फॉलो करती है। जबकि रूल बेस्ड अप्रोच है बड़ी स्ट्रिक्ट है, ये कहती है चुपचाप रूल फॉलो करो। उसके बाद ये क्या है, बड़ी वाइड है। वाइड है मतलब एवरी सिचुएशन कवर करती, कहती है अपनी जजमेंट लगा लो बेस्ड ऑन द नॉलेज एंड स्किल्स। जो रूल बेस्ड अप्रोच है वो क्या है, नैरो आउटलुक है, और उसमें आप एथिक्स को इग्नोर कर देते हो। एंड आखिरी में मैंने क्या कहा था सर, आखिरी में आपने कहा था ये फ्लेक्सिबल भी है, जैसी सिचुएशन वैसा कंक्लूजन। जबकि मैं बात करूं रूल बेस्ड की, तो सर रूल बेस्ड इज नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज वेरी रिजिड एंड इट कैन नॉट बी यूजफुल इन एवरी सिचुएशन। तो अपन क्या करेंगे, अपन प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे, यानी स्पिरिट ऑफ द कोड शुड बी फॉलोड। स्पिरिट ऑफ द कोड शुड बी फॉलोड, यानी आपने एथिक्स की जो फील है उसको हमेशा फॉलो करते हुए चलना है। इसमें याद है जागृत का एग्जाम्पल दिया था सर मैंने, हाँ। जागृत क्या कहता है कि रूल में तो लिखा है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, बट रूल में ऐसा थोड़ी लिखा है कि नहीं नहीं ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग दैट इज नॉट अलाउड। तो ये जो बदमाश लोग होते हैं ना, जो सिर्फ रूल बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं, इनसे दूर रहना है। हमें हमेशा क्या करना है सर, ड्रिंकिंग करनी ही नहीं है, ड्रिंकिंग करनी नहीं है, चुपचाप बस ड्राइविंग पे फोकस करना है, ताकि हम एकदम हैप्पी, हेल्दी, सेफ और लॉन्ग लाइफ जी सके। डन डनाडन डन। वाह सर, ऑडिट के साथ साथ बढ़िया वाला ज्ञान, ऑडिट के साथ साथ बढ़िया वाला ज्ञान, और यहां हमारा SQC1 और SA220 कंप्लीट हो जाता है। और सर लास्ट में एक छोटा सा सुविचार, ये देखो क्या कहता है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइस। चुपचाप बस रोज मेहनत करते चलो, चुपचाप बस रोज मेहनत करते चलो, एंड जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा ना, और रिजल्ट में एकदम बड़ा बड़ा लिखा होगा सर क्या, सक्सेसफुल। रिजल्ट में बड़ा बड़ा लिखा होगा सक्सेसफुल, चुपचाप जाके अपनी मार्कशीट लिंक्डइन पे लगा देना, अपनी मार्कशीट लिंक्डइन पे लगा देना। और लिंक्डइन पे जब अपनी मार्कशीट लगाओगे, डू टैग मी, डू टैग मी, डू टैग योर फैकल्टीज, डू टैग योर पेरेंट्स, डू टैग योर फ्रेंड्स, एंड देन यू कैन शेयर योर सक्सेस स्टोरी विद देम। पर वो जो एक मोमेंट आएगा ना कि आप अपने सक्सेस को लोगों के साथ शेयर कर पाओगे, उस मोमेंट के लिए अभी आपको चुपचाप अपना काम करते हुए चलना है। रोज आपको टाइम से उठना है, रोज आपको अपने प्लान बनाने हैं, रोज उन प्लान को अचीव करना है, साइलेंटली काम करना है, एंड देन जब ये सक्सेसफुल वाला टाइम आएगा तब सब लोग आपको प्रेज करेंगे, तब आपको बढ़िया बढ़िया कनेक्शन रिक्वेस्ट आएंगी, यार हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, हमको गाइड करो इंटर कैसे पढ़ना है। उस एक दिन के लिए रोज आपने एकदम मेहनत करनी है। एवरी सक्सेस इज अ ओवरनाइट सक्सेस, बट वो कितनी नाइट्स हैं वो कोई नहीं बताता। तो जस्ट कीप गोइंग, जस्ट कीप डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग, एंड ऑल आई विल से इज जस्ट कीप गिविंग योर बेस्ट। आप बस अपना बेस्ट करो और आपको अपने बेस्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे।
लगे रहो मित्रों, लगे रहो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। कीप गोइंग ऑल ऑफ यू, कीप गोइंग, टेक केयर ऑल।